स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। कैसे हैं आप लोग? कल हमने देखा था, लास्ट टाइम जो है लास्ट क्लास में हमने भारत का अदायगी संतुलन की एक सारणी बना के देखी थी, है ना। और सारणी के बाद आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे विदेशी विनिमय बाजार से। विदेशी विनिमय बाजार से पहले एक चीज़ हम देखना चाहेंगे कि कल हमने देखा था कि हमारा जो भुगतान संतुलन था, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे। भुगतान संतुलन उसको दो खातों में हमने बांटा था। एक खाता था आपका चालू खाता और दूसरा खाता था, क्या था, पूंजी खाता। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, मौद्रिक प्राधिकारी है, केंद्रीय बैंक है, क्या नाम है केंद्रीय बैंक का? आरबीआई। वो हमारे भुगतान संतुलन को इसी तरह से प्रकाशित करता है, केवल चालू खाते में और पूंजी खाते में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कई बार पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम सुना होगा आपने कभी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो ये मानता है कि भुगतान संतुलन को दो तरह से नहीं, तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला चालू खाता, नंबर 2 पूंजी खाता और नंबर 3 जो है इसको कहा वित्तीय खाता। लेकिन चूंकि आरबीआई हमारा केवल दो ही प्रकाशित होता है, इसलिए इसकी डिटेल्स जो है हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और ये जो तीसरे की बात आई, ये जो है वो कौन से संस्करण में आई, कब बात आई इस वित्तीय खाते की, एक नंबर का प्रश्न बनता है हमारा। एक अच्छा प्रश्न बनता है कि वित्तीय खाता जो है वो कब जोड़ा गया, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। आप इस चीज़ को नोट कर लें अपनी कॉपी में। ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल का जो छठा संस्करण था। इस मैनुअल का कौन सा संस्करण? इसका 6th एडिशन जो था, उसमें इसमें छपने की बात आई है। कई बार इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल भी कहते हैं, सीधा सीधा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रकाशित हुआ था आरबीआई के द्वारा। ये जो मैनुअल प्रकाशित हुआ ना, ये मैनुअल बेटा प्रकाशित हुआ, आरबीआई ने इसको प्रकाशित किया था सितंबर 2010 में। कब प्रकाशित किया? सितंबर 2010 में। छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कि सबसे पहले जो वित्त की बात आई हमारे अदायगी संतुलन में या भुगतान संतुलन में, वो किस मैनुअल के द्वारा आई? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल। इसका कौन सा एडिशन? 6th एडिशन, यानी छठा संस्करण। और इसको आरबीआई ने प्रकाशित कब किया बेटा? सितंबर 2010 में। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गई होगी। अब हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको हम कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार जहाँ पे व्यापारिक लेन देन किए जाते हैं, एक अवधारणा है बाजार। और यहाँ पे उस बाजार की बात जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे वस्तु और सेवाओं की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये एक्सचेंज मार्केट है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? करेंसी की बात करेंगे। यानी एक ऐसा बाजार जहाँ पे विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं, विभिन्न देशों की मुद्राएं
उनका लेन देन किया जाता है, उसको कहते हैं विदेशी विनिमय बाजार। अब जो है विदेशी विनिमय बाजार की बात करें तो एक एग्जांपल के तौर पर देखें, मान लीजिए हमारा कोई बच्चा कल एडमिशन उसका हो जाता है, कहाँ पे, दिल्ली की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, बड़ी अच्छी एजुकेशन लेता है, अच्छी एजुकेशन लेके बड़े पदों पर चला जाता है और उसके बाद उसकी हो जाती है क्या, मैरिज। और मैरिज करने के बाद में क्या करेंगे, घूमने जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे भाई, हम तो जाएंगे, नज़दीक नहीं जाएंगे, यूएस जाएंगे। यूएस जाएंगे तो वहाँ यूएस जाके पानीपुरी वाले के पास जाएंगे कि भैया पानीपुरी दे, और पानीपुरी उसने खिला के कहा मैडम 20 रुपए की हो गई, ऐसे कहेगा क्या? नहीं। वहाँ पे आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, वो पेमेंट करना पड़ेगा किसमें, डॉलर्स में। किसमें करना पड़ेगा, डॉलर्स में। आप होटल में रुके, आप वहाँ पे टूरिज्म का फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये सारे पेमेंट्स जो हैं आपको वहाँ पे रुपए में अलाउ नहीं होंगे। वहाँ पे जो पेमेंट्स होंगे वो सारे किस में अलाउ होंगे, डॉलर में अलाउ होंगे। तब वो डॉलर कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा, कितना पेमेंट उस डॉलर को प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा, ये सारा कुछ जिस मार्केट में होगा, यानी वो जो डॉलर आपका है वो कहाँ से आएगा, कैसे प्राप्त करेंगे और कितना भुगतान करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का जवाब हमको मिलेगा कहाँ पे, विदेशी मुद्रा बाजार में या विदेशी विनिमय बाजार में। तो ये जो है वो हमारा विदेशी विनिमय बाजार है, यानी ऐसा बाजार जहां पे देश की मुद्राओं का व्यापार होता है या देश की मुद्राओं का लेन देन होता है। और इस बाजार के जो प्रतिभागी लोग हैं, यानी इस बाजार में कौन कौन हो सकते हैं। अब बाजार में तो वही होंगे, बाजार में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ग्राहक और दूसरा फर्म, यानी बेचने वाला और खरीदने वाला। तो यहां पे आपको जो उपलब्ध करवाएंगे, आप वहां पे गए तो उपलब्ध करवाने के लिए आपको वहां के व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, वहां के कुछ ब्रोकर्स हो सकते हैं। ब्रोकर जानते हो ना, एक तरह से बिचौलिए जिनको कहते हैं, या कई बार इस शब्द का यूज होता है, दलाल शब्द का यूज भी किया जाता है, ऐसा मानते हैं, हालांकि थोड़ा सा चीप वर्ड है। ब्रोकर्स होते हैं वहां के। कुछ मौद्रिक प्राधिकारी हो सकते हैं। मौद्रिक प्राधिकारी का मतलब ऐसी अथॉरिटीज जो इसके लिए ऑथोराइज हैं कि आपको रुपए के बदले डॉलर दे दें, या इंडिया में आए तो डॉलर के बदले में रुपया दे दें। ये हो सकता है कि जैसे इंडिया में बात करें, कोई व्यक्ति वहां से घूमने के लिए इंडिया में आया है, तो यहाँ पे उसको रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो रुपए के लिए हमारे जो व्यावसायिक बैंक हैं, इनकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे एसबीआई भी करेंसी चेंज करके देता है, एचडीएफसी भी कई जगह जो है लगभग 20 प्रकार की मुद्राएं जारी करता है, यानी ये जो है व्यापारिक बैंक। और फिर सबसे बड़ा मौद्रिक प्राधिकारी जो है आरबीआई है, इनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ तो आपको इनकी मुद्राएं जो है वो मिलेंगी। तो ये आपका आ गया विदेशी विनिमय बाजार। क्लियर होगा आई थिंक। ये विदेशी विनिमय बाजार में क्या मिलता है, बताएंगे आप क्या मिलता है? सोच लीजिए, इतने हम मिटा देते हैं। अरे भाई, विदेशी विनिमय बाजार में मिलेगा हमको ये मिलेगा। ये क्या है? ये है हमारा, अगर हम घूमने जाएंगे ना, कहाँ पे, यूएसए, तो वहाँ पे आपको डॉलर मिलेगा। और अगर हम इंडिया में आएंगे, वहाँ वाला कोई आदमी इंडिया में आता है, तो उसको क्या मिलेगा?
उसको मिलेंगे ये 50 का नोट, ये 200 का नोट, ये 500 का नोट और ये बड़े वाला 2000 का नोट। ये चीजें आपको वहां पे मिलेंगी विदेशी विनिमय बाजार की। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय दर की। बात करते हैं बेटा विदेशी विनिमय दर। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। सामान्यतः शॉर्ट में आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसको फोटेक्स दर कहते हैं, गलत लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फॉरेक्स रेट। क्या कहते हैं? फॉरेक्स रेट्स या फॉरेक्स दर। क्या कहते हैं? फॉरेक्स दर। फॉरेक्स एंड फॉरेन और एक्सचेंज दोनों से मिलके बना है, फॉरेन एंड एक्सचेंज से, यानी आपकी ये हो गई फॉरेक्स दर। ये आपकी विदेशी विनिमय दर है। अभी फॉरेक्स दर होती क्या है? फॉरेक्स दर होती है कि एक मुद्रा जो है उसकी कीमत दूसरी मुद्रा के रूप में कितनी है। एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के रूप में कितनी है, यानी एक मुद्रा को जब कन्वर्ट करेंगे दूसरी के रूप में तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिस दर से कन्वर्ट करेंगे उसको कहेंगे विनिमय दर या एक्सचेंज रेट विदेशी मुद्रा की। जैसे बात करें आज के दिन विदेशी विनिमय बाजार में बात करें तो $1 जो है उसकी कीमत अगर इंडिया के करेंसी की बात करें तो 76 रुपए और 28 पैसे है। कितनी है? तो ये 76.28 रुपीज जो है $1 में, ये हमारी होगी विदेशी विनिमय दर डॉलर की तुलना में। रुपए की तुलना करें हम डॉलर और रुपए की, तो ये विदेशी विनिमय दर होगी, यानी एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत जो है वो है। इससे ही दो देशों के बीच में जुड़ाव होता है, ये कड़ी बनती है। अन्यथा अगर ये दर नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी मुद्रा मजबूत है, कौन सी मुद्रा कमजोर है। ये बात आ गई विदेशी विनिमय दर की बात, आपको शायद क्लियर हो गई होगी। और आगे चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज। विदेशी विनिमय की मांग। विदेशी विनिमय की मांग। लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वो अन्य देशों से क्या चीजें खरीदना चाहेंगे? वस्तुएं खरीदना चाहेंगे और सेवाएं खरीदना चाहेंगे। और दूसरे देशों से अगर हमें वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी पड़ेंगी तो हमें वहां की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमें विदेशों में उपहार भेजने हैं या किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदनी हैं, तो वित्तीय परिसंपत्तियां हम वहां की खरीदेंगे या उपहार भेजने के लिए वहां पैसा खर्च करेंगे हमारा, तो एक तरह से ये कहेंगे कि हमें विदेशी जो मुद्रा है उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। विदेशी मुद्रा की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। कहने का मतलब इस कंडीशन में विदेशी मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा की मांग जो है वो बढ़ेगी। अब बात करते हैं आगे। मांग के बाद में बात आती है बेटा विदेशी मुद्रा की विदेशी विनिमय की पूर्ति के संदर्भ में। विदेशी मुद्रा की पूर्ति का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है विदेश से यहां पे आ रहा है। विदेशी मुद्रा की पूर्ति की बात करें तो कोई व्यक्ति बाहर देश से इस देश में आ रहा है और यहाँ पे कुछ वस्तु और सेवाएं खरीद रहा है। वस्तु एवं सेवाएं जो है वो खरीद रहा है, और वस्तु और सेवाएं जब खरीद रहा है तो वो विदेशी मुद्रा में भुगतान यहाँ पे करेगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं
कि यहाँ पे पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अगर हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा की वृद्धि होगी तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब विनिमय दर का निर्धारण जो है वो किस तरह से किया जाता है, इसको हम देखेंगे। विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी मुद्रा जो है उसके विनिमय दर के निर्धारण की अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग प्रणालियां हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है तैरती विनिमय दर, या इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। दूसरी बात आती है आपकी स्थिर विनिमय दर, या प्रबंधित फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये बात इसमें आती है। ये तीसरी बात आपकी आ गई प्रबंधित फ्लोटिंग रेट। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं है। ये तैरती विनिमय दर क्या है, फ्लोटिंग विनिमय दर क्या है, इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तैरती, या इसको कई बार फ्लोटिंग की बजाय एक शब्द और यूज करते हैं इसके लिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कोई प्रॉपर वर्ड इसका लचीली विनिमय दर, इस शब्द का भी यूज करते हैं कई बार। तो हमारी जो तैरती विनिमय दर है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो निर्धारित होती है बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां। बाजार की मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो इस एक्सचेंज रेट को निर्धारित करती है। जैसे एक तरह से हम कहें कि किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसको हम देखेंगे। बाजार की मांग और पूर्ति के लिए एक ग्राफ से हम इसको देखें, मांग और पूर्ति दोनों देखेंगे। एक ग्राफ हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये ग्राफ में आपका जो है ये कौन सा एक्स आ गया, ये एक्स अक्ष आ गया, और ये जो है ये आपका वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो हम लेंगे विदेशी विनिमय की मात्रा लेते हैं हम। सारे जितने भी ग्राफ हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं वहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे लेंगे, विदेशी विनिमय की मात्रा, और इस पे लेंगे एक्सचेंज रेट। क्या लेंगे? एक्सचेंज रेट, यानी विनिमय दर। क्या लेंगे? विनिमय दर। याद रखें कि विदेशी विनिमय की मात्रा और एक्सचेंज रेट के बीच में जो संबंध होता है वो बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। यानी रेट अगर बढ़ती है, आपकी एक्सचेंज की रेट बढ़ती है तो उसकी मांग गिरेगी। यानी ये मान लीजिए कि आपको जो है किसी भी करेंसी की एक तरह से एक्सचेंज रेट बढ़ गई तो उसको खरीदना मुश्किल हो जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और हमारा जो ग्राफ बनेगा मांग के संदर्भ में, तो वो ग्राफ जो है मांग का हमारा इस तरह से बनेगा। ये जो वक्र बनेगा आपका, ये वक्र बनेगा जिसको हम कह सकते हैं क्या? डीटी वक्र। ठीक है, और मांग का जो वक्र बनता है इससे बिल्कुल विपरीत जो है वो पूर्ति का वक्र बनेगा। यानी पूर्ति, जैसे हम मांग का नियम पढ़ रहे थे ना वस्तु और सेवाओं के मामले में, लगभग वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। विदेशी विनिमय बाजार में भी वही नियम यहाँ पे लागू होता है कि जैसे कीमतें बढ़ेंगी मांग गिरेगी, कीमतें घटेंगी मांग बढ़ेगी, लेकिन पूर्ति के संदर्भ में एकदम उल्टा होता है। और पूर्ति का जो हमारा वक्र बनेगा वो बेटा इस तरह से बनेगा।
ये जो वक्र हमारा बना है वो किसका बना है? पूर्ति वक्र, और इसको कह सकते हैं हम SS। अब जो है इनका संतुलन जहां पे स्थापित होगा, जो विनिमय दर जहां पे निर्धारित होगी, और विनिमय दर के लिए बैलेंस जरूरी है, संतुलन जरूरी है, और संतुलन कहां होगा? जहां पे हमारा मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो है वो काटेंगे। ये वाला बिंदु जो है ये बैलेंस का पॉइंट है, इसको ABCD जो भी लिखना चाहें आप लिख दें। यहां पे आपका जो है विनिमय दर का निर्धारण होगा, और कहां पे होगा? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इस बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। ये इस पे विनिमय दर है यहां पे, और नीचे जो है विनिमय की मात्रा है। एक बात दिमाग में रखें, जहां पे भी हम ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं या तैरती विनिमय दर की बात करते हैं, तो वो जो है इसमें केंद्रीय बैंक जो है इस बाजार में हस्तक्षेप नहीं करते। ये बात दिमाग में बैठा लेना कि जहां भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात आती है, विनिमय दर की बात आती है, कौन सी? लचीली शब्द आपके यूज हो सकता है, आपको तैरती विनिमय दर यूज हो सकता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यूज हो सकता है। तो वहां पे जो है आपका कोई भी केंद्रीय बैंक जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, तो इसकी मांग और पूर्ति घटेगी बढ़ेगी कैसे? बाजार की शक्तियों से। मार्केट की जो शक्तियां हैं वो जो है उसके एक्सचेंज रेट को कम ज्यादा करेंगे। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है, दो चीजें आती हैं, एक तो मूल्य का ह्रास जिसको हम कहते हैं डेप्रिशिएशन, और एक होता है मूल्य में वृद्धि जिसको कहते हैं अप्रिशिएशन। ये चीजें हम देखेंगे। बिल्कुल क्लियर दिमाग में बैठा लेना, डिप्रिशिएशन क्या होता? मूल्य ह्रास मतलब मूल्य का गिरना, मूल्य वृद्धि मतलब मूल्य का बढ़ना, मूल्य ह्रास क्या होता है? मान लीजिए आज के दिन $1 जो है वो इतने रुपए का है, कितने का? 76 रुपए 28 पैसे में जो है हमको खर्च करने पड़ते हैं। 76 रुपए 28 पैसे $1 खरीदने के लिए। कल ऐसा हो गया, रोजाना मार्केट में चेंज होते हैं, और ये हो गया 77 रुपए 15 पैसे, मान लीजिए इतना हो गया। अब क्या हुआ? रुपया गिरा या रुपया बढ़ा? आपके दिमाग में ये बात आएगी सर 76.28 और ये हो गया 77.15, इसका मतलब रुपया बढ़ गया? नहीं, यहां पे रुपया मजबूत नहीं हुआ है, यहां पे मजबूत हुआ है कौन? डॉलर। और रुपए की कीमत गिरी है, रुपए की कीमत गिरी है। वो है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लेकिन यहां पे झुमके को रिप्लेस कर दें हम किससे? रुपए से। रुपया गिरा रे एक्सचेंज के बाजार में। यहां पे इस बात को देखिए आप, यहां पे रुपए की कीमत गिरी है। क्यों गिरी है? क्लियर सी बात है कि पहले हमें $1 खरीदने के लिए 76 रुपए और 28 पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। अभी उसी डॉलर को खरीदने के लिए हमको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए हमारा रुपया जो है वो हो गया कमजोर। रुपया यहां पे गिरा है, यानी यहां पे हुआ है मूल्य ह्रास। डेप्रिशिएशन कहते हैं बेटा इस चीज को। क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं या डेप्रिशिएशन कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाता है, मान लीजिए 76 है और 76 से आज की रेट में जो है वो हो गया 75.15, इसका मतलब हमारा जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। वहां पे हुई है क्या? मूल्य वृद्धि। क्या हुई है बेटा? मूल्य वृद्धि हुई है। इस बात को दिमाग में रखना। क्लियर है? चलिए कुछ बात और करेंगे हम। झुमके को गिर जाने दो, रुपया नहीं गिरना चाहिए।
हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए। आप जैसे बच्चे जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जाएंगे तो बड़ा अच्छा अच्छा काम करेंगे, उसके बाद में रुपया काफी स्ट्रांग होगा। खैर, अब बात करते हैं, एक शब्द आता है सट्टेबाजी। सट्टे लगाने वाली बात नहीं है, बताएंगे सट्टेबाजी। सट्टेबाजी बाजार की जो विनिमय दर है ना, बाजार की विनिमय दर केवल निर्यात और आयात की मांग पूर्तियों से और केवल परिसंपत्तियों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि विदेशी विनिमय के सट्टे पर भी निर्भर करती है। विदेशी विनिमय के सट्टे पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए किसी इंडियन को या बहुत सारे इंडियन को ये विश्वास है कि आने वाले समय में कोई भी डॉलर जो है या पौंड जो है उसकी कीमत बढ़ेगी। मान लीजिए आज के दिन जो है वो हमारे 76.28 है और इन फ्यूचर जो है वो 80 होने वाली है। इन फ्यूचर 80 होने वाली है, यानी जो निवेश करता है उनको ये लगता है कि इस महीने के अंत तक या 2 महीने के अंत तक जो डॉलर है उसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। तो मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है तो वो क्या करेगा, इसके लिए यहां पे ये कह सकते हैं हम कि डॉलर की मांग बढ़ेगी और उसकी जो विनिमय दर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। एक बात इस चीज में दिमाग में रखना, केवल सट्टेबाजी की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे ब्याज की दर, आय और कीमत सारी स्थिर हैं। यानी एक शब्द हमें आता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर वो चीज इसमें होगी। यानी सट्टेबाजी पर मांग डिपेंड करती है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं या भविष्य में कीमतें घटने वाली हैं, उस पे विनिमय दर जो है वो डिपेंड करेगी। अब बात आती है ब्याज की दर। ब्याज की दर, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि विनिमय दर जो है वो इन फैक्टरों में से कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करती है। तो ब्याज की दर जो है वो भी विनिमय दर को प्रभावित करेगी। विनिमय दर को प्रभावित कैसे करेगी कि मान लीजिए यहां पे कोई भी बॉन्ड है, हमने बंध पत्र खरीदा इंडिया में, है ना, और उस बंध पत्र में जो इंटरेस्ट रेट है हमारी मान लीजिए 8% है, इंटरेस्ट रेट 8% है, और किसी फॉरेन कंट्री में सेम उसी तरह का जो बॉन्ड है वो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है क्या, 10%। तब हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे रुपए से वो वाली करेंसी खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा खरीदेंगे और वहां से बॉन्ड खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सचेंज रेट जो है, सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे विदेशी मुद्रा की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। यानी ब्याज की दर चेंज हुई और विनिमय की दर चेंज हुई। इस बात को दिमाग में बैठा लें। अगली बात आती है, इसके ग्राफ वगैरह जो है वो ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आपको छोटे प्रश्न बनेंगे। CUET का जो पेपर होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं बताएंगे। हालांकि डीप स्टडी जरूर करवा रहा हूँ मैं, लेकिन इस तरह से करवाएंगे कि छोटे प्रश्नों की समझ आपकी जो है वो बने। अब बात आती है आय और विनिमय दर की बात इसमें करेंगे हम। दीर्घकाल में विनिमय दर, दीर्घकाल में विनिमय दर के संदर्भ में एक सिद्धांत, प्रश्न छोटा सा बनता है कि किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो ये दिमाग में रखना, क्रय समता शक्ति सिद्धांत का प्रयोग
किया जाता है। दीर्घकाल में विनिमय दर की बात जब भी करते हैं तब कौन से सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? क्योंकि दीर्घकाल में कुछ व्यापारिक अवरोधक आ जाते हैं। व्यापारिक अवरोधक का मतलब जो व्यापार में रोक टोक पैदा करते हैं, जैसे टैरिफ की बात आ गई। टैरिफ एक तरह से ये कह सकते हैं कि व्यापार पे लगने वाला कर, व्यापार कर, या कोटा निर्धारित कर दिया। कोटा का मतलब आयात को जो है ना लिमिटेड कर दिया। कोटा आपने सुना होगा ना, कोटे की दुकान पे गेहूं मिलता था, चीनी मिलती थी, राशनिंग जो जिसको हम कह रहे थे, यानी वहां पे फिक्स होता था कि आपको इससे ज्यादा मात्रा नहीं मिलेगी। तो कोटा जो है वो भी निर्धारित कर देते हैं कि आप इससे ज्यादा कोई चीज जो है वो आयात नहीं कर सकते। तो इन चीजों से, इन टैरिफ और कोटा वगैरह जो है, इनसे भी आपकी विनिमय दर प्रभावित होती है। बस बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।